Hello all. I welcome you all on behalf of Vidigya, your best pal for CLAT preparations. Here at Vidigya, we have come up with this unique initiative wherein we are doing a 360-degree analysis of all those topics which are relevant and important as far as CLAT 2021 exam is concerned. So today, our topic for the discussion is Kenya-Somalia maritime border dispute. It was recently in news, so that's why we have taken this topic into account. So I'll just let you go through the flow of content कि हम इस पूरे पीपीटी को मैं किस तरह से हम इसको समझने वाले टॉपिक को. तो इनिशियली विल सी कि व्हाई दिस पर्टिकुलर थिंग और डिस्प्यूट वाज इन न्यूज. देन सेकंड विल हैव अ लुक एट कि इसमें इशू क्या है, मतलब व्हाट इज सोमालिया स्टेक ऑन इट, व्हाट इज केनिया स्टेक ऑन इट, और ऐसा क्या इंपॉर्टेंस है कि दोनों कंट्रीज राइट उस पर्टिकुलर डिस्प्यूटेड एरिया के लिए फाइट कर रही है. कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा. देन विल हैव अ लुक एट द रिलेवेंस ऑफ इट एज वेल. देन एक बार वो चीज अपन को क्लियर हो जाएगी, देन विल हैव अ लुक एट द स्टोरी, बैकडेटेड स्टोरी. इसमें थोड़ी सी है 2009 से स्टार्ट हो गया 2014, फिर आईसीजे का इन्वॉल्वमेंट, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो उसके बारे में भी अपन देखेंगे. और लास्ट में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दैट इज आईसीजे के बारे में एक छोटी सी स्लाइड है जो भी अपन समझेंगे कि आईसीजे क्या है, राइट वो भी हमें पता होना चाहिए. और एट द एंड we are followed by a quiz of 5 questions as well. So without any further ado, let's start. So a quote that is, ships in harbor are safe. Ships in harbor are safe, but that's not what ships are built for. uh, this quote is self-explanatory by John Schmidt, and मतलब पूरा आई थिंक अच्छे से अपन को पता चल जाता है अभी जो सिचुएशन है, और कहीं ना कहीं इट इज टेलिंग अस दैट इट टाइम इज ऑफ एसेंस नाउ फॉर ऑल ऑफ अस, और कहीं ना कहीं अपन को और एफर्ट्स मतलब एग्जाम के लिए डेडिकेट डिवोट करने की जरूरत है और समय, राइट. सो लेट्स start. So recently, what has happened? Why this particular dispute was in news? Because Kenya has declined to take part in the proceedings of International Court of Justice. Yes, Kenya has declined to take part in the proceedings of International Court of Justice. और क्यों, किस बारे में? Because over its maritime border dispute. What? Maritime border dispute with its neighboring country, that is Somalia. आ रही बात समझ में? केनिया ने क्या किया, आईसीजे की जो इन दोनों कंट्रीज की प्रोसीडिंग चल रही थी उसमें जाने के लिए मना कर दिया. और केनिया ने क्या रीजन साइट किया इसके बदले में? ये रिसेंटली न्यूज में था, 15 मार्च को इसका प्रोसीडिंग्स होने वाला है, वो अपन आगे समझने वाले हैं कि आईसीजे जो है दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज बायस्ड विथ रिगार्ड्स टू सोमालिया. तो केनिया ने क्या कहा, विल बॉयकॉट दिस पर्टिकुलर जो उन्होंने पिटिशन फाइल करी है और हमको जाना है तो हम उसमें नहीं जाएंगे. क्लियर है? अब अपन समझते हैं दोनों कंट्रीज में, केनिया और सोमालिया में डिस्प्यूट क्या है. बिकॉज कहीं ना कुछ इंपॉर्टेंस, कुछ ना कुछ रेलेवेंट मतलब एक पर्टिकुलर इवेंट हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, या अपन कह सकते हैं कुछ ना कुछ तो वो डिस्प्यूटेड एरिया कुछ मतलब रेलेवेंस रखता है. इसी वजह से दोनों कंट्रीज फाइट कर रहे हैं. अगर कुछ इतना रेलेवेंस ही नहीं होता तो क्यों दोनों कंट्रीज फाइट करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, राइट. तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि वो एरिया है कहां पे और क्या डिस्प्यूट है. ठीक है, तो यहां अपन को ये समझ आ रहा है द इशू दैट इज द ट्राइंगुलर एरिया. यहां आप देख सकते हैं ये ट्राइंगुलर एरिया बना हुआ है. दिस ट्राइंगुलर एरिया ये है डिस्प्यूटेड एरिया जहां पे केनिया और सोमालिया दोनों कंट्रीज की फाइट चल रही है. इन द नेक्स्ट स्लाइड आई विल टेल यू कि दोनों कंट्रीज किस तरह से क्लेम कर रही है, क्या कौन सा डायरेक्शन है उसके बारे में अपन समझते हैं. बट यहां अपन को समझना है कि ये आप देख सकते हैं दिस इज केनिया, पूरी कंट्री का मैप है, और वहां पे नाइरोबी दैट इज इट्स कैपिटल. और इन द सेम वे सोमालिया की अगर मैं बात करता हूं तो ये सोमालिया है पूरा रीजन और ऊपर तक है मतलब, और मोगादिशो इसकी कैपिटल है. तो यहां तक अपन को ये समझ आया कि ये मैरीटाइम डिस्प्यूट है, मतलब पानी का डिस्प्यूट है, और ये जो ट्राइंगुलर रीजन है यहां पे डिस्प्यूट हो रहा है. ओके, हाँ. अब बात करते हैं ट्राइंगुलर एरिया कितना है, डिस्प्यूट है तो कितना एरिया है. दैट इज 1.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर. एक बहुत बड़ा एरिया है जिसपे केनिया क्लेम कर रहा है कि एरिया हमारा है, और सोमालिया ये क्लेम कर रहा है कि एरिया हमारा है. हमारी टेरिटोरियल बाउंड्रीज में या वाटर बाउंड्रीज में ये पर्टिकुलर एरिया आता है. हाँ, अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया कि ये दोनों एरियाज बहुत रेलेवेंट है.
बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो उसका मतलब इस ये पर्टिकुलर एरिया दोनों कंट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो उसका कहीं ना कहीं ये रीजन ये बिकॉज ये जो एरिया है 1.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर का, विथ दैट इज हाई इन रिसोर्सेज, दैट इज हाई ऑफ रिसोर्सेज। कौन कौन से रिसोर्सेज? मरीन रिजर्व्स, वो तो डेफिनेटली है ये। इसके अलावा इट कंटेन्स ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ ऑयल एंड गैस एज वेल। इसी वजह से भी दोनों कंट्रीज आपस में समझौता भी करना चाहते थे 2009 में कि नहीं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, बट कहीं ना कहीं वो चीज नहीं हो पाई और इसी वजह से आईसीजे के पास उनको जाना पड़ा। वो बात की स्टोरी, दैट आई विल टेल यू। बट कहीं ना कहीं अभी अपन को ये समझ आया कि ये एरिया रेलेवेंस इसलिए रखता है क्योंकि दैट पर्टिकुलर एरिया इज हाई ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। और एरिया का जो एरिया भी बहुत बड़ा है, 1.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो इसी वजह से दोनों कंट्रीज क्लेम कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर एरिया हमारे पास आता है। और दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के ऊपर ये क्लेम किया है कि दोनों कंट्रीज समय समय पर क्या करती रहती, कुछ कुछ पार्ट ऑक्शन करती रहती है। ऑक्शन कोई पर्टिकुलर पर्पज हो सकता है, रिसर्च पर्पज, या मतलब कुल मिला के थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करती है। और कहीं ना कहीं उस डिस्प्यूटेड एरिया में, सपोज ये पर्टिकुलर एरिया है, अभी इट इज अनक्लियर कि वेदर दिस पर्टिकुलर एरिया बिलोंग्स टू सोमालिया और केनिया। अब केनिया ये क्लेम करता है कि हमारा है, सोमालिया ये क्लेम करता है कि एरिया हमारा है। और दोनों कंट्रीज क्या करती है, अपने क्लेम को दिखाने के लिए कहीं ना कहीं समय समय पर उस पर्टिकुलर एरिया को ऑक्शन करती रहती है कि आप यहाँ पे रिसर्च करिए। थर्ड पार्टी एमएनसी दूसरी कंपनीज को रिसर्च के लिए देती रहती है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अभी तक अपन ने क्या क्या समझा? पहली ये चीज समझी कि न्यूज में क्यों था, बिकॉज केनिया ने डिक्लाइन कर दिया टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ आईसीजे। क्यों? क्योंकि उनका मैरिटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है सोमालिया के साथ। उन्होंने क्या साइड किया, रीजन कि आईसीजे बायस्ड है। देन अपन ने ये समझा कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है, डिस्प्यूटेड एरिया, वो कहां पड़ता है, कितना बड़ा एरिया है, और क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है, जो मैंने आपको बताया नेचुरल रिसोर्सेज वाला। और लास्ट में अभी अपन ने पढ़ा कि दोनों कंट्रीज क्या करती है, ऑक्शन करती रहती है। अब समझते हैं अपन, नाउ वी विल हैव ए लुक एट कि केनिया का क्या क्लेम है और सोमालिया का क्या क्लेम है, राइट। द मेन पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू नेबर्स इज द डायरेक्शन। ध्यान से समझिएगा, आई विल टेल यू दिस थ्रू द मैप। यहां एक चीज अपन को समझ आ रही है, दिस इज सोमालिया, ये मैंने अभी आपको बताया था प्रीवियस स्लाइड में। दिस इज केनिया, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। यहां पे ये क्या हो रहा है, दिस जो पर्टिकुलर लाइन यू कैन सी, दिस इज द, आप कह सकते हैं कि डिवाइड कर रहा है केनिया और सोमालिया को इन टर्म्स ऑफ लैंड, राइट। तो केनिया क्या क्लेम करता है और सोमालिया क्या क्लेम करता है, ये अपन को समझना है। ये पूरा केनिया हो गया, ये सोमालिया हो गया, ये यहां तक अपन को क्लियर है। अब सोमालिया का क्लेम ये आता है कि जिस तरह से यहां पे लैंड की जो बाउंड्रीज है केनिया और सोमालिया की, इन द सेम वे वाटर वाटर की जो बाउंड्रीज है वो भी जानी चाहिए। तो सोमालिया चाहता है कि इस तरह से लाइन खींची जाए, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इसी तरह से चलती है, जिस तरह से लैंड में मतलब बाउंड्री है केनिया और सोमालिया में, इन द सेम वे वाटर में भी हो। बट यहां पे एक चीज अपन को समझनी, डायरेक्शन का इशू है। तो सोमालिया का क्या क्लेम है, ये आप समझिए कि द सी बॉर्डर शुड बी एन एक्सटेंशन ऑफ द सेम डायरेक्शन इन विच देयर लैंड बॉर्डर रन्स। कि जहां पे आप दोनों कंट्रीज की लैंड बॉर्डर है, दैट इज दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। तो यहां पे क्या है, यहां अगर अपनी बाउंड्रीज है तो कहीं ना कहीं अपनी टेरिटोरियल या वाटर बाउंड्रीज भी यहीं पे ही, यहीं से ही खींचनी चाहिए, यहीं पे होनी चाहिए। दिस इज सोमालिया क्लेम। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब अपन समझते हैं केनिया क्या बोलता है। केनिया ऐसा बोलता है कि यहां से, इस जगह से, जो इनकी लैंड बाउंड्रीज जहां खत्म हो रही है, वाटर अगर स्टार्ट हो रहा है जहां से, तो यहां से इक्वेटर से 45 डिग्री, अब देखिए दैट इज 45 डिग्री एक टर्न होना चाहिए, और एज इट रीचेज द सी एंड देन रन इन एन लैटिट्यूडिनल डायरेक्शन विच इज पैरेलल टू द इक्वेटर। आ रही बात समझ में? सोमालिया क्लेम करता है जिस तरह से लैंड में मतलब दोनों कंट्रीज डिवाइड हो रही है इन द सेम वे वाटर में भी वही चले। बट केनिया का क्लेम क्या है कि ये 45 डिग्री टर्न ले, राइट, लैटिट्यूडिनल डायरेक्शन में। तो इसी वजह से डिस्प्यूट है। तो एज पर सोमालिया दिस एरिया, ये एक्चुअल टेरिटोरियल वाटर बाउंड्रीज है। तो फिर ये जो एरिया है पूरा, ये सोमालिया को मिल जाएगा। बट केनिया बोलता है कि ये सही लाइन है, ये इस तरह से होना चाहिए। तो ये जो पूरा एरिया है
केनिया को मिल जाएगा। तो दोनों के अपने अपने क्लेम्स है, दोनों के अपने अपने कंटेंशन है, राइट। और इसी वजह से डिस्प्यूट अराइज हुआ काफी समय, मतलब इवन 1979 से, जो इसमें इवन पीपीटी में भी लिखा है, इसी स्लाइड में लिखा है कि 1979 से 2014 तक आराम से केनिया के पास ही था, चल रहा था। सोमालिया इतना नहीं करा, क्योंकि अगर कंपेयर करें तो सोमालिया की जो वाटर बाउंड्रीज है, जो टेरिटोरियल वाटर्स है ओवरऑल, अगर केनिया से कंपेयर करें तो दैट इज 6 टाइम्स। जहां केनिया का 500 कुछ स्क्वायर किलोमीटर है, वहां का सोमालिया की अगर मैं बात करूं, मोर देन 3,300 प्लस स्क्वायर किलोमीटर उनका वाटर है, अगर मैं बात करता हूं टेरिटोरियल वाटर्स। क्लियर है यहाँ पे? इस पूरी स्लाइड में अपन ने ये समझा कि दोनों कंट्रीज में डिसएग्रीमेंट क्यों है। पहली चीज अपन ने समझी डायरेक्शन की वजह से, फिर अपन ने सोमालिया का क्लेम समझा, देन अपन ने केनिया का क्लेम समझा, और लास्ट में अपन को ये पता चला कि कहीं ना कहीं डिस्प्यूट इसी वजह से, बिकॉज दोनों अलग अलग जो बाउंड्रीज है उसके बारे में बता रहे हैं कि ये दिस इज नॉट द राइट बाउंड्री, वो सही बाउंड्री है, तो इसी वजह से ये इशू चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अपन अगली स्लाइड में समझेंगे कि स्टोरी कब से चालू हुई। जैसे मैंने आपको बताया 2009 से स्टोरी चालू हुई थी कहीं ना कहीं, बिकॉज उन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात करी थी, तो अपन उसके बारे में समझते हैं स्टोरी सो फार। So in 2009 में what had happened, both countries made a commitment, दोनों में आपस में समझौता हुआ। क्या समझौता हुआ? कि अपन इस पूरे डिस्प्यूट को क्या करेंगे, आउट ऑफ द कोर्ट सेटल करेंगे। मतलब विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर डिस्प्यूट बिटवीन केनिया एंड सोमालिया, विच इज हैपनिंग इन द इंडियन ओशियन रीजन ओवर इट्स मैरीटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट। तो क्या हुआ, दोनों में आपस में समझौता कि अपन क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को, इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट को क्या करेंगे, आउट ऑफ द कोर्ट सेटल करेंगे, कोर्ट में अपन को जाने की जरूरत नहीं है। बट जैसा अपन कहते हैं कि जैसे इंडिया और इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज भी कुछ कुछ है, तो अपने इतने अच्छे रिलेशन नहीं रहते। जैसे अपने पहले इंडिया पाकिस्तान बासमती राइस इशू भी कहीं ना कहीं पड़ा था, तो केनिया और सोमालिया में भी 2009 तक मतलब अच्छे रिलेशन थे और कहीं ना कहीं बढ़िया चल रहा था। बट 2011 में क्या हुआ, कहीं ना कहीं केनिया का इन्वॉल्वमेंट, कुछ एक या दो इंसिडेंट ऐसे हो गए जो सोमालिया को पसंद नहीं आए, क्योंकि केनिया कहीं ना कहीं क्या करने लग गया, सोमालिया के अंदर जाके कहीं ना कहीं कुछ ऐसे उन्होंने आप कह सकते हैं हैपनिंग्स हुई विच वर नॉट एक्सेप्टेबल, विच आर नॉट एक्सेप्टेबल बाय एनी कंट्री, दैट्स व्हाट आई से। और कहीं ना कहीं सोमालिया को भी वो चीज पसंद नहीं। तो दो इंसिडेंट में पहला इंसिडेंट ये हुआ था कि केनिया 2000 डिस्पैच ऑफ ट्रूप्स इनटू सोमालिया, केनिया ने क्या करा 2011 में अपने ट्रूप्स भेज दिए सोमालिया में टू काउंटर अल शबाब, और विच इज अल शबाब क्या है, अलकायदा का एफिलेटेड ग्रुप है। तो पहला इंसिडेंट तो ये हुआ। 2009 तक तो आपस में था कि आपस में आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर देंगे, बट 2011 में केनिया ने क्या किया, अल शबाब को मारने के लिए ट्रुप्स भेज दिए। और एक और इन्होंने सेकंड एक चीज और करी वहां केनिया ने, जो सेमी ऑटोनोमस जुबालैंड रीजन है वहां पे भी कहीं ना कहीं उन्होंने अपना कंसल्टेशन किया। तो ये छोटे से कुछ इश्यूज हो गए थे कहीं ना कहीं, उसी वजह से सोमालिया को लगा कि मतलब कहीं ना कहीं अपन केनिया को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतनी जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज है उसमें अपन कभी कोई दखल अंदाजी नहीं कर रहे, बट केनिया जो है वो और काउंटर कर रहा है और इस तरीके से अपन को कहीं ना कहीं बैकफुट पे ला रहा है। तो सोमालिया को वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं। तो व्हाट सोमालिया हैड डन, सोमालिया को लग गया, दे रियलाइज्ड दैट दिस पर्टिकुलर इशू ऑफ maritime border dispute between Kenya and Somalia can't be solved out of court, right? पहले इन्होंने बोला था 2009 में, बट कहीं ना कहीं सोमालिया हैड रियलाइज कि दिस इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट एंड केनिया इज नॉट कोऑपरेटिंग एट ऑल, राइट? तो 2014 में क्या किया, सोमालिया हैज पिटिशन फॉर द सेम इन आईसीजे। कहां पे पिटिशन किया, आईसीजे, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। क्लियर है? और 2014 में जैसा मैंने बोला, जैसे ही उन्होंने वहां पर आईसीजे में पिटिशन फाइल किया कि आप इंटरवीन कीजिए और कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट को सॉल्व कीजिए, आईसीजे को बोला, तो केनिया ने उस समय क्या बोला कि दिस पर्टिकुलर डिस्प्यूट, ये जो आपस में जो डिस्प्यूट है, बिकॉज उनके बीच में आपस में समझौता क्या हुआ था कि हम इस पर्टिकुलर इशू को विल सॉल्व आउट ऑफ कोर्ट, कोर्ट के बिना। बट सोमालिया कोर्ट में चले गया, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे। तो केनिया का ये क्लेम था कि ये जो पर्टिकुलर इशू है, that this particular issue does not comes under the ambit of ICJ, मतलब ICJ के ambit में ही नहीं आता। क्लियर? ये देखिए यहां लिखा भी है। फिर फरवरी 2017 में क्या हुआ, आईसीजे ने बोला कि नहीं, वी हैव फुल अथॉरिटी, वी हैव फुल पावर, हम इस पे बिल्कुल रूलिंग कर सकते हैं, इस पे बिल्कुल हम
क्या कह सकते हैं, फैसला सुना सकते हैं, जब दोनों पार्टीज को बिठा के जो भी आपस में समझौता होगा वो बिल्कुल किया जा सकता है, मतलब हमारे एम्बिट में आता है, हमारे पर्टिकुलर डोमेन में आता है, अपन कह सकते हैं, राइट। ये 2017 का मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद अ, जून 2019 में आईसीजे ने बोला कि अपन इसकी प्रोसीडिंग चालू करते हैं, और दो बार 2019 में, टू टाइम्स उन्होंने क्या किया, कहीं ना कहीं सोचा कि एक बार दोनों पार्टीज को मिलाते हैं, बट केनिया ने क्या किया, केनिया वहां पर सोमालिया से या आईसीजे में आया ही नहीं, कुछ ना कुछ रीजन साइड कर दिए कि दिस अभी हम नहीं कर सकते, हमको एक नई लीगल टीम की अभी जरूरत, मतलब कुछ मतलब आसान शब्दों में अगर मैं कहूं तो उन्होंने कुल मिला के आईसीजे में वो नहीं जाना चाहते थे, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा भी है, द आईसीजे सेड पब्लिक हियरिंग वुड टेक प्लेस बिटवीन September 9 एंड September 14, जैसा मैंने बताया, टू टाइम्स इन द ईयर, बिफोर पुशिंग द स्टार्ट डेट टू नवंबर आफ्टर ग्रांटिंग अ रिक्वेस्ट बाय केनिया दैट सेड नीडेड टाइम टू रिक्रूट अ न्यू लीगल टीम। मतलब केनिया ने क्या किया, समय मांगा, और केवल 2019 में नहीं, इवन 2020 में भी जब वापस हियरिंग के लिए आईसीजे ने बोला, तभी भी इन्होंने क्या किया, रीजन साइड कर दिया कि अभी तो कोविड चल रहा है, वी आर नॉट एबल टू बी प्रेजेंट एट दिस पर्टिकुलर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए हम लोग नहीं आ सकते। और उन्होंने क्या रीजन साइड किया, पेंडेमिक का, दैट इज अभी कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, सो दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर दिस। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, पूरी स्टोरी अपन एक बार कंप्लीट कर लेते हैं इसकी। फिर क्या हुआ, जनवरी 2021 में केनिया रोड टू आईसीजे रिक्वेस्टिंग द हियरिंग में डिलेड फॉर फोर्थ टाइम। अब क्या हो गया, इन्होंने वापस से जनवरी में आईसीजे ने वापस कहीं ना कहीं बोला कि इसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट करते, 3 बार ऑलरेडी लेट हो चुका है और कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज नहीं मिल पाई, तो फिर वापस उन्होंने स्टार्ट करने का सोचा, तो केनिया ने वापस कुछ ना कुछ रीजन साइड कर दिया, राइट। और क्या रीजन साइड किया कि अ मैप हैज क्रूशियल इंफॉर्मेशन, एविडेंस हैज डिसअपियर्ड, कि कोई पर्टिकुलर मैप है जो हमारा एक तरह से एविडेंस हो सकता था, इज हैज बीन डिसअपियर्ड, वो हमें मिल ही नहीं रहा, ये केनिया ने क्लेम किया। बट इस बार सोमालिया ने आईसीजे को बोला कि अननेसेसरी दे आर जस्ट, मतलब इसको कंटिन्यू करे जा रहे हैं, आगे बढ़ाए जा रहे हैं, बट आई डोंट, मतलब सोमालिया वाज ऑफ द ओपिनियन कि ये डिस्प्यूट को सॉल्व या रिजोल्व नहीं कराना चाह रहे, वो कहीं ना कहीं उसको समय ले लेके आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो आईसीजे ने बिल्कुल सोमालिया की बात सुनी और ये बोला कि 15 मार्च को हम बिल्कुल फाइनल हियरिंग कर देंगे, और केनिया को आना ही रहेगा 15 मार्च की हियरिंग स्टार्ट हो जाएगी, दैट द हियरिंग वुड कमेंस फॉर ऑन 15 मार्च 2021, इसी साल। दैट्स व्हाई रिसेंटली इट वाज इन न्यूज, जैसा अपन ने स्टार्टिंग में समझा। फिर केनिया ने क्या किया, 11 मार्च का लेटर, एक लेटर लिखा जो 12 मार्च को रिसीव हुआ, और उसमें बोला कि विल नॉट टेक पार्ट इन दिस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग्स बाय आईसीजे, कि हम आईसीजे की इस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग में हिस्सा ही नहीं लेंगे। और क्या रीजन साइट किया कि आईसीजे जो है, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इज बायस्ड विथ रिगार्ड्स टू सोमालिया। क्लियर, क्या रीजन साइड किया, परसीव्ड बायस एंड अनविलिंगनेस ऑफ द आईसीजे, एक बहुत बड़ा उनके ऊपर क्लेम किया, एक क्लेम कह सकते हैं, या एक बहुत बड़ा उनके ऊपर आरोप लगाया कि आईसीजे जो है वो बायस्ड है इन दिस पर्टिकुलर मैरीटाइम डिस्प्यूट in the Indian Ocean region which has happened with regards to Somalia. Clear? Or now court in the Hague. This is the location, Netherlands, Hague of ICJ. Would go ahead with hearing Somalia's case and would use written evidence proved by Kenya instead. तो अभी इसका रिजल्ट अवेटेड है, बट अभी ये न्यूज में इसीलिए था क्योंकि 15 मार्च को बोल दिया था केनिया ने, नॉट केनिया, आईसीजे ने, कि अपन इसके बारे में फुली प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देंगे, मतलब कमेंस कर देंगे दोनों के बीच में, कंट्रीज में जो डिस्प्यूट है, मैरीटाइम वाटर डिस्प्यूट। बट कहीं ना कहीं 12 मार्च को केनिया की तरफ से आ गया कि विल नॉट टेक पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग। तो इसी वजह से पूरा न्यूज में था। नेक्स्ट अपन इसके बारे में समझेंगे कि आईसीजे क्या है नेक्स्ट स्लाइड में, बट आई थिंक आपको अब क्लैरिटी आई होगी पूरी कि इस पूरी स्टोरी में है क्या, राइट। एक बार आईसीजे के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर एक बार पूरा सा उसको विथ ईयर 2009 से 2021 तक अपन उसको कंप्लीट कर लेंगे, ताकि अपन को और क्लैरिटी आ जाएगा, फिर क्वेश्चंस तो अपन करने ही वाले, ठीक है। आईसीजे के बारे में पढ़ लेते हैं। आईसीजे दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, राइट, यूएन का। और कब स्टैब्लिश कब हुआ था, जून 1945 में, और कब से इसकी वर्किंग या एक्टिविटी स्टार्ट करी, दैट इज अप्रैल 1946। क्लियर।
द कोर्ट इज कंपोज्ड ऑफ, ये सब इंफॉर्मेशन मतलब आप कह सकते हैं कि कितने जज थे वगैरह, दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट एज फार एज क्लैट 2021 इज कंसर्न। बट कहीं ना कहीं अगर डिस्प्यूट है और उसमें एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, तो मैंने एक स्लाइड इसलिए डाल दी ताकि अपन को थोड़ा सा और आइडिया हो कि क्या है आईसीजे का, क्या टेक है, या क्या आईसीजे क्या होता है, कब स्टार्ट हुआ, थोड़ा बेसिक है बिल्कुल। द कोर्ट इज कंपोज ऑफ 15 जजेस, 15 जजेस की बेंच होती है, और उनका टर्म कितना होता है, 9 ईयर टर्म। ये ध्यान रखें, 15 जजेस होते हैं और 9 ईयर का टर्म होता है। और सीट ऑफ द कोर्ट इज एट द पीस पैलेस इन द हेग, नेदरलैंड, जो अपन ने प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस किया था। क्लियर। कोर्ट एज ए टू फोल्ड रूल, क्या क्या रूल होते हैं? फर्स्ट ये आता है कि दो पार्टीज में आपस में अगर डिस्प्यूट है तो आप आईसीजे में जाके कहीं ना कहीं आप आपकी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आपका सेटलमेंट कर सकते हैं। आईसीजे आगे होके आपके पास नहीं आएगा कि आप दोनों के बीच में इशू चल रहा है तो आई शुड इंटरवीन एंड कहीं ना कहीं मैं इसको रिजोल्व करता हूँ। आईसीजे कभी नहीं आएगा, दोनों कंट्रीज को वहां पे जाना पड़ेगा। एक कंट्री पिटिशन फाइल करेगी तो दूसरी को वहां जाके, जो केनिया वाले केस में, सोमालिया वाले केस में हुआ है। सेकंड क्या हुआ, टू गिव एडवाइजरी ओपिनियंस ऑन लीगल क्वेश्चंस रेफर टू इट बाय ड्यूली ऑथराइज्ड यूनाइटेड नेशन ऑर्गन एंड एजेंसीज ऑफ द सिस्टम। कोई भी ऐसी लीगल प्रोसीडिंग्स यूएन रिलेटेड अगर आती है, बिकॉज वो उसी का प्रिंसिपल ऑर्गन है, उसी के अंडर में आता है, तो कोई प्रोसीडिंग होती है तो भी आईसीजे के एम्बिट में ये पर्टिकुलर आता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको दैट इज वेरी नोटवर्थी, आई थिंक यू शुड राइट इट डाउन एज वेल, कि रूलिंग बाय द आईसीजे आर फाइनल। कि आईसीजे ने जो डिसीजन दे दिया वो फाइनल है, कि हाँ अगर इनके सोमालिया के फेवर में दे दिया तो फाइनल है, केनिया के फेवर में दे दिया बट, तो वो भी फाइनल है। बट द इशू इज द कोर्ट हैज नो डायरेक्ट मीन्स ऑफ एनफोर्समेंट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उनका जो डिसीजन है, द रूलिंग ऑफ द आईसीजे इज फाइनल, बट देर इज नो डायरेक्ट मीन्स ऑफ एनफोर्समेंट। वो उसको जबरदस्ती, मतलब उसको लागू नहीं कर सकते, आपको बोल नहीं सकते कि आपको करना ही होगा। क्या होता है, अगर मैं यहां की बात करूं, अपने देश की बात करता हूं, अगर कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया, राइट, कि फाइनल वर्डिक्ट आ गया और ये पर्टिकुलर होना चाहिए। अब अगर कोई जो अग्रीव्ड पार्टी है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो क्या करेगी, नहीं मानेगी, तो उस वो बोल देगी नहीं, हम वी आर नॉट रेडी और हम कहीं ना कहीं सेटलमेंट में नहीं राजी, इवन आफ्टर कोर्ट के डिसीजन। तो क्या करेगा, पुलिस इंटरवीन करेगा और कहीं ना कहीं उस इशू को सॉर्ट करेगा। बट आईसीजे के केस में क्या है, उनकी जो रूलिंग है, डिसीजन है, वो तो फाइनल है, लेकिन उनके पास कोई डायरेक्ट या ऐसी कोई पावर नहीं है जो उसको क्या कर सके, एनफोर्स कर सके उस पर्टिकुलर इशू को, कि आपको ये जो सोल्यूशन है या सोमालिया के पक्ष में है या केनिया के पक्ष में, तो ये आपको इस तरह से करना होगा। या एनफोर्समेंट का बेसिकली कहने का तात्पर्य उनका उनका अधिकार में नहीं आता। सो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रूलिंग बाय द आईसीजे आर फाइनल, बट देयर इज नो डायरेक्ट मींस ऑफ एनफोर्समेंट। क्लियर है? आई होप आपको काफी क्लैरिटी हो गई होगी केनिया सोमालिया वाटर डिस्प्यूट में। और जैसा कि मैंने, इवन आई हैव टोल्ड दिस थिंग इन माय अर्लियर सेशंस एज वेल, दैट काफी जो मतलब अगर इफ यू हैव ए लुक एट क्लैट 2020 एक्चुअल एग्जाम पेपर, 4 out of 7 passages were those which had a direct or indirect relation, or which were having which were talking about international news or international relations. So this topic also holds importance, so that's why we had taken this topic into account. और कहीं ना कहीं अभी रिसेंटली न्यूज में भी था 15 मार्च जो प्रोसीडिंग्स वाला था। तो एक बार वापस से अपन इसको सम अप करने के लिए एक बार ये समझते हैं, क्विज है बिल्कुल, विल डेफिनेटली डू द क्विज, बट एक बार ये समझ लेते हैं कब ये स्टार्ट हुआ। तो 2009 तक इनका आपस में था कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करेंगे, केनिया और सोमालिया का। 2014 में सोमालिया को लग गया था कि केनिया कहीं ना कहीं कॉपरेट नहीं कर रहा, और 2011 में जो दो अपन ने इंसिडेंट देखे थे अल शबाब वाला, राइट, तो वो जो दोनों इंसिडेंट हो गए, तो उसके बाद भी सोमालिया को लग गया था कि मुश्किल है और अब कोर्ट जाना ही पड़ेगा। तो 2014 में कोर्ट में गए सोमालिया, आईसीजे। 2017 और उसी समय केनिया ने बोल दिया कि दिस डज नॉट कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ आईसीजे, ये जो पर्टिकुलर इशू है ये केनिया का क्लेम था। बट 2017 में क्या हुआ, सोमालिया ने आईसीजे ने बोला कि बिल्कुल हमारी एम्बिट में आता है, हम इस पर बिल्कुल हियरिंग कर सकते हैं और रिजल्ट सुना सकते हैं। 2019 में 2 बार हियरिंग के लिए चालू हुआ, बट केनिया नहीं आया, कुछ ना कुछ रीजन उसने साइड कर दिया। 2020 में वापस तीसरी बार उसने रीजन दे दिया कि कोविड चल रहा है। 2021 में जब वापस जनवरी में स्टार्ट करने का सोचा, तो उन्होंने बोला कि अभी हमको नई टीम हायर करनी है, या कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो अभी नहीं मिल रहे हैं, कुछ मतलब इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है जो दैट कैन बी पार्ट ऑफ एविडेंस, वो नहीं मिल रहे हैं। तो ये सब चीज चलती रही, और फिर सोमालिया ने ऐसा बोल दिया कि ये तो हर बार ही कहीं ना कहीं इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो एक फाइनल मतलब प्रोसीडिंग एटलीस्ट स्टार्ट होनी चाहिए। तो आईसीजे ने बोला बिल्कुल 15 मार्च डेट बताई, बट 11 मार्च
का एक लेटर जो 12 मार्च को रिसीव हुआ, और उसमें केनिया ने क्या बोल दिया कि आईसीजे इज बायस्ड एंड विल नॉट टेक पार्ट इन दिस पर्टिकुलर, जो उनका सेटलमेंट आईसीजे कराना चाह रहा है, विल नॉट टेक पार्ट, ये केनिया ने बोल दिया। तो इससे अपन को पूरा इशू, और इसका जो रिजल्ट है वो अभी अवेटेड है कि किसके पक्ष में जाता है, बट यहां तक ये पूरी स्टोरी थी। और अब जो इसमें फर्दर अपडेट्स होंगे उसके लिए बिल्कुल अपन को अपडेटेड रहना है, न्यूज वगैरह न्यूज़पेपर्स में किससे रिलेटेड अगर कुछ आता है, बट अपन को एक पूरा बैकडेटेड स्टोरी पता चल गया, तो नाउ इट हैज बिकम क्वाइट इजी फॉर अस टू गेट ए गुड आइडिया कि अब अगर इसका क्या रिजल्ट आता है तो उसको अपन को डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। क्लियर है? आई होप यहां तक आपको क्लैरिटी होगी। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू विल जस्ट मूव टू द क्विज। ओके, it's quiz time. So question number 1. Dash has declined to take part in proceedings of International Court of Justice, that is ICJ, over its maritime border dispute with neighboring dash. Which of the following has been replaced by 1 and 2? Very easy question, जो वाई न्यूज में था वहीं से लिया गया है ये, और द करेक्ट आंसर इज केनिया। केनिया जिसने डिक्लाइन किया था इस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग में जाने के लिए ओवर इट्स मैरीटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट विथ सोमालिया। सो द करेक्ट आंसर इज ए। Now we'll have a look at question number 2. In which of the following year Kenya and Somalia agreed to settle the dispute outside the court? तो अभी अभी अपन ने जब पूरा उसके बारे में यू कैन से क्रोनोलॉजी समझी थी 2009 से 2021 की, तो उसमें अपन ने देखा था कि 2009 में इन्होंने क्या किया था, आपस में एग्री मतलब दोनों पार्टीज एग्रीड हो गई थी, मतलब एग्री हो गई थी केनिया एंड सोमालिया की इस पर्टिकुलर इशू को व्हाट विल डू आउट ऑफ द कोर्ट सेटल कर लेंगे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 2009। Question number 3. Which of the following is incorrect with respect to Kenya? First, Nairobi is the capital of Kenya, which is absolutely correct. Kenyan shilling is the currency of Kenya. That is also correct. Please remember, the question is asking about the incorrect one. Okay. Third, Uhuru Kenyatta is the current president of Kenya. That is also correct. So all the three options are correct. None is incorrect. So the correct answer is option D. Question number 4. Which of the following country is not a part of Horn of Africa? Horn of Africa बेसिकली क्या होता है इसका, पहले इस पर्टिकुलर पीपीटी जो स्लाइड्स अपन ने देखी उसमें जिक्र नहीं था, बट जो ईस्टर्न मोस्ट कंट्रीज है अफ्रीका की, देर आर 4 कंट्रीज कंप्राइज ऑफ इट। तो क्वेश्चन इज आस्किंग कि इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ऑप्शन इज फर्स्ट इज डिबौती, दैट इज करेक्ट, दैट इज ए पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका। सेकंड, सोमालिया, सोमालिया इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका। थर्ड, अरिट्रिया, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका। फोर्थ जो है केनिया नहीं होना चाहिए, यहां पे आंसर होना चाहिए इथियोपिया। क्लियर है? सो द करेक्ट आंसर इज डी, केनिया। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोइंग कंट्रीज इज करेक्ट, स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू आईसीजे। आईसीजे के बारे में क्या चीज सही है? फर्स्ट, आईसीजे इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अपन ने क्या किया, अपन एक पूरे स्लाइड में ही सब चीज समझी आईसीजे के बारे में, तो दिस इज करेक्ट, इट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। सेकंड, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आईसीजे इज इंग्लिश एंड फ्रेंच। यू कैन नोट इट डाउन, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आईसीजे इज इंग्लिश एंड फ्रेंच। Please remember the question is asking about the correct one. Both are correct. Third, ICJ has no direct means of enforcement. ये अपन ने पढ़ा था अभी रिसेंटली 2 स्लाइड्स पहले कि रूलिंग ऑफ द आईसीजे आर फाइनल बट दे हैव नो डायरेक्ट मीन्स ऑफ एनफोर्समेंट। हु? आईसीजे। सो ऑल द 3 ऑप्शंस which have been given are correct. So the correct answer is option D. So with this, I think we had got a good overview of this particular topic, and if this particular topic comes into the examination, then I think we'll be able to solve the questions relating to it, right? Or with this, I conclude my session, and with a quote that is, you get in life what you have the courage to ask for, right? That is, sky is the limit. If you aim something and if you work for it, आपको डेफिनेटली वो चीज मिलती है, बट आपको एक पर्टिकुलर गोल सेट करना होगा कहीं ना कहीं। अगर अभी एग्जाम की अगर मैं बात करता हूं तो अभी अपना जो एम है वो दैट इज एग्जाम, तो उसको कहीं ना कहीं किस तरह से शेड्यूलिंग करके अपन और बेटर कर सकते हैं कि किस तरह से टाइम को प्रॉपर्ली डिवोट करें। और शेड्यूल बनाना इज नॉट अ बिग थिंग, बट उसको फॉलो करना, राइट,
इन द सेम वे जिस तरह से अपन कहते हैं ना कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, पॉलिसी बनाना इजी, बट उसको इंप्लीमेंट करना ग्राउंड रियलिटी, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. सो this quote also suffice that particular thing, you get in life what you have the courage to ask for by Oprah Winfrey. Clear? I think with this, we are good to go. Be positive, stay logical, and stay ahead with Vidigya, your best pal for CLAT preparations. And to get this content and more stuff relating to GA and all other subjects, you can visit the URL which has been provided in the description. So that's all from my side. Thanks for watching. Thank you.